अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने टारगेट बैच डिटेल लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और अभी हैं हम क्लास 11 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के ऊपर। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास 1.3 और टॉपिक का नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, इसके अंदर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखेंगे। 1.3 है टॉपिक। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है तो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्से के अंदर हम यूनिट्स को देखेंगे, जबकि दूसरे हिस्से के अंदर हम साइंटिफिक नोटेशन और कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स को पढ़ेंगे। इन 1960 International Committee agreed on the set of definitions and standards to describe the physical quantities। 1960 के अंदर एक इंटरनेशनल कमेटी जो कि मुख्तलिफ साइंसदानों और ऐसे लोगों पर मुश्तमिल थी जो साइंस की दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी डेफिनेशंस के ऊपर और स्टैंडर्ड्स यानी यूनिट्स के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया जो कि मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते थे। द सिस्टम दैट वाज एस्टेब्लिश्ड, और जो सिस्टम उन्होंने बनाया, इज़ कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल का नाम देते हैं। ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हम मुख्तलिफ डेफिनेशन और स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करते हैं ताकि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अच्छे तरीके से बयान कर सकें। Due to simplicity and convenience with which the units in the system are amenable to the arithmetic manipulation, it is in the universal use of world scientific community and most by the nations। सादगी यानी चीज़ों को सादा रखने के लिए और अपनी सहूलत की वजह से जिसके साथ निज़ाम की इकाइयाँ रियाजी की हेरा फेरी के लिए काबिल अमल हैं, और ये साइंसी बरादरी और दीगर अक़वाम के ज़रिए आलमगीर इस्तेमाल में है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने चीज़ों को आसान और सिंपल रखने के लिए यूनिट सिस्टम को इस्तेमाल किया और हमने मुख्तलिफ जो अरिथमेटिक रूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन किया, और ये अभी पूरी दुनिया के अंदर काबिल अमल है। पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी और दूसरी अक़वाम यानी दूसरी नेशंस हैं, वो भी इस सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं। सिस्टम इंटरनेशनल इज़ बिल्ट अप फॉर थ्री काइंड ऑफ यूनिट्स। जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसके अंदर तीन तरह के यूनिट्स हैं। पहला है बेस यूनिट्स, दूसरे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स और तीसरे हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो पेपर में आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कितनी तरह के यूनिट्स होते हैं। तो आपने बताना है कि हमारे पास तीन तरह के यूनिट्स होते हैं: बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। System of units, a system of units is a complete set of fundamental and derived units for all physical quantities। ठीक है, कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये एक मुकम्मल सेट होता है, मुकम्मल ज़ाब्ता होता है जिसके अंदर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी जो बुनियादी इकाइयाँ होती हैं, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि इन बुनियादी इकाइयों से मिलके बनती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम मुकम्मल तौर पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर बयान करते हैं। A system of units is a standardized collection of units, measurements for the various physical quantities। तो ये एक स्टैंडर्ड कलेक्शन होता है यूनिट्स का जिसके अंदर हम मुख्तलिफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए डिफ़ाइन करते हैं, यानी हम उनकी मेजरमेंट्स इस स्टैंडर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिट्स के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। It provide a consistent and universally understood framework for expressing measurements। तो ये हमें मुहैया करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि कंसिस्टेंट हो और यूनिवर्सली उसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो माना जाता हो, ताकि हम अपनी मेजरमेंट्स को आसानी से बयान कर सकें। आगे है सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कुछ खासियत जो हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमने स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स जो हैं वो बयान किए गए हों। ठीक है, तो कहता है कि ई सिस्टम डिफाइन अ सेट ऑफ बेस यूनिट्स। हर सिस्टम जो है वो कुछ बेस यूनिट्स को डिफाइन करेगा फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं लाइक लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, यानी हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो ख़ास किस्म की
इकाइयाँ जो हैं, बुनियादी इकाइयाँ जो बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, वो उनको बयान करेगा लाइक लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। पुराने ज़माने में यानी प्रीवियस ईयर्स के अंदर यही 3 क्वांटिटीज़ जो हैं फिज़िक्स की मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती थी, यानी लेंथ, मास और टाइम। These base units serve as the building blocks for the measuring all other physical properties। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का यानी बुनियाद का काम करती हैं, जिनकी बुनियाद पे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड पॉइंट है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ये जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द बेस यूनिट्स थ्रू द मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंटेशन एंड टेकिंग रूट्स। यानी कहता है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं असल में वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो बेस यूनिट्स होते हैं उनको कुछ रियाजी के जो तरीक़ाकार हैं जिनको हम अरिथमेटिक रूल्स कहते हैं, उनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इस्तेमाल करके ही हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाते हैं, ठीक है। और इनमें कौन-कौन से रूल्स शामिल हैं? मल्टीप्लिकेशन शामिल है, ठीक है, डिवीज़न शामिल है, कुछ क्वांटिटीज़ की हम पावर भी लेते हैं, ठीक है, और कुछ के अंदर हम क्यूब रूट या स्क्वायर रूट भी लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करके, ठीक है, क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ नई तरह की क्वांटिटीज़ आती हैं जिनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। दे रिप्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इनकाउंटेड इन साइंस एंड एवरीडे लाइफ। और ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये हमारे रोज़मर्रा के कामों के अंदर और जो साइंस है उसके अंदर इसका वसी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास बनती हैं। आगे है प्रीफिक्सेस। मैनी सिस्टम्स यूटिलाइज प्रीफिक्सेस लाइक किलो, जिसके अंदर किलो शामिल है, सेंटी एंड नैनो टू क्रिएट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द बेस यूनिट्स, ठीक है। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो कि प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं, कुछ की एग्जांपल उसने यहाँ पे आपको दी है, लाइक किलो है, सेंटी है, नैनो है, ठीक है। और ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो होते हैं बेस यूनिट्स के उनको क्रिएट करके हम डेवलप करते हैं और इसको किसी भी यूनिट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इनका मकसद क्या होता है? तो कहता है दिस अलाउ द एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ कन्वीनियंटली, ठीक है। तो हम इनकी मदद से बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ को और बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को आसानी से इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस जो है एक बड़ा अच्छा तरीका है मेजरमेंट्स के अंदर। अगर आपको कोई ऐसी क्वांटिटी मिली है जो कि कोई 20-25 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, उसको याद करना मुश्किल होता है, तो उसका आसान तरीका होता है कि आप क्या कीजिए कि आप वहाँ पे प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसको देखेंगे। द चॉइस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग। ये जो चॉइस ऑफ सिस्टम होता है यानी आपने जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जब आपने किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को चूज़ करना होता है तो वो कौन कौन से हैं। पहला है साइंटिफिक फील्ड। आपने देखना है कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर द एसआई सिस्टम रेंज सुप्रीम फॉर इट्स प्रिसीजन एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस। यानी ये जो हमारे पास एसआई सिस्टम है ये अपने ग्लोबल एक्सेप्टेंस की वजह से और अपनी हाईली प्रिसीजन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर काबिल अमल है। तो आपने जब भी कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूज़ करना होता है तो आपने देखना है कि क्या उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, ठीक है, क्या उसके अंदर प्रिसीजन है, क्या आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो एक्यूरेटली डिफाइन हो भी पाती हैं या नहीं। आगे है इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। सम इंजीनियरिंग फील्ड्स माइट बी यूज्ड अ मिक्स ऑफ यूनिट्स डिपेंडिंग एस्टेब्लिश्ड ऑन द प्रैक्टिसेस एंड रीजनल प्रेफरेंसेस। कुछ इंजीनियरिंग फील्ड्स ऐसी हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं उनको आपस में मिक्स करके जो है वो पढ़ते हैं और ये होता है उनकी इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस के ऊपर, यानी वो जो सालों साल से उनके यहाँ ये रवायत चली आ रही है कि हमने यही यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं। या कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनके अंदर वही ख़ास यूनिट जो है वो साल साल से चला आ रहा होता है तो लोग उसी के अंदर ही मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो रीजनल प्रेफरेंसेस भी इसके ऊपर हावी होती हैं। आगे है एवरीडे यूज़। इन एवरीडे लाइफ पीपल ऑफन यूज्ड कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स बेस्ड अपॉन कन्वीनियंस एंड कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है। लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी आसानी के एतबार से, ठीक है, और अपनी माशरती रवायात के एतबार से कि माशरे में क्या रवायत चल रही है। लाइक जो कुकिंग है, कुकिंग रेसिपीज़ वो कप्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं और जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा अक्सर घरों के अंदर जो है वो हमारे पास कुकिंग जो होती है फ़ीमेल्स जो करती हैं तो वो चीज़ें जो नाप रही होती हैं वो आपने देखा होगा
वो किसके अंदर नाप रही होती हैं, वो कप्स के अंदर नाप रही होती हैं, क्योंकि उन्हें वो डील करना उसके साथ आसान है। इसी तरीके से आप देखें तो टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है। जब आपको बुखार होता है तो आप थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं, तो वो फ़ारेनहाइट के अंदर जो है वो नापा जाता है। समझ आ रही है? इस तरीके से कुछ कल्चरल रवायात भी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने के अंदर जो है सेर इस्तेमाल होता था मैज़ को मेज़र करने के लिए, ठीक है? गाँव देहात के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है? इसी तरीके से हमारे यहाँ आप केक लेने जाएँ तो वो पाउंड्स में मेज़र होता है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं वो वैसे ही चली आ रही हैं जैसे हमारी माशरे की रिवायात थी, जैसे लोगों को आसान था उन्होंने वैसे ही यूनिट्स को इस्तेमाल किया है। अब हम देखते हैं डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स, ठीक है? तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट सिस्टम्स होते हैं, लाइक सीजीएस है। सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है? तो ये ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसके अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर के अंदर, मास को ग्राम्स के अंदर और टाइम को सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। हिस्ट्री कहता है हिस्टोरिकल सिस्टम प्रीडेटिंग द एसआई सिस्टम, ये सिस्टम जो है एसआई सिस्टम से पहले का और एक तारीखी सिस्टम है। वाइडली यूज्ड इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, ये 19वीं और 20वीं सदी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे इन द एरियाज़ लाइक मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है? ख़ास तौर पे मैकेनिक्स के अंदर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता रहा है, ठीक है? और इसके अंदर जो हमारे पास यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स इसके अंदर कौन-कौन से हैं? सेंटीमीटर जो है वो यूज़ होता है लेंथ को मेज़र करने के लिए, ग्राम यूज़ होता है फॉर मास मेजरमेंट्स एंड सेकंड यूज़ होता है फॉर टाइम मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है? अब इसकी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो कौन-सी हैं? द डिराइव्ड यूनिट्स वर डिफाइंड बेस्ड अपॉन द बेस यूनिट्स। जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं आपको पता है कि असल में वो बेस यूनिट से ही हासिल होते हैं, जब हम बेस यूनिट्स को मुख्तलिफ तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करके बनाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मिसाल के तौर पे ये यूनिट ऑफ फोर्स इज़ द सीजीएस इज़ डाइन। तो जो सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स का यूनिट है, वो किसके बराबर होता है? डाइन के बराबर होता है। नॉट कॉमनली यूज्ड एनी मोर, ये अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। करंट यूज़, करंटली कौन कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं या इस सीजीएस का करंटली इस्तेमाल क्या है? लार्जली रिप्लेस्ड बाय द एसआई सिस्टम, इसको मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दिया है एसआई सिस्टम ने, बट इट माइट स्टिल अपीयर इन सम ओल्डर साइंटिफिक लिटरेचर, लेकिन ये अभी भी आपको मुख्तलिफ जो ओल्डर लिटरेचर्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। एम के सिस्टम, एम के सिस्टम मीन फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। फाउंडेशन, द सिस्टम सर्व स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स द एसआई सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये एसआई सिस्टम की तरफ जो है वो एक कह लें उसकी बुनियाद का काम करता है, यानी एम के एस सिस्टम को ही हमने एक्सटेंड करके आगे बनाया था एसआई सिस्टम। बेस यूनिट्स क्या है इसके अंदर? मीटर है फॉर लेंथ मेजरमेंट्स, किलोग्राम है फॉर मास मेजरमेंट्स, सेकंड है फॉर टाइम मेजरमेंट्स, ठीक हो गया? इसका रिलेशनशिप क्या है एसआई के साथ? द एम के सिस्टम अडॉप्टेड टू ऑफ द यूनिट्स एसआई मीटर एंड सेकंड, बट यूज किलोग्राम फॉर मास इंस्टेड ऑफ एसआई बेस यूनिट ग्राम, ठीक है? आगे है हमारे पास करंट यूज़। करंटली ये कहाँ पे रिप्लेस यूज़ होता है? लार्जली रिप्लेस्ड बाय द एसआई सिस्टम, इसको बहुत ज़्यादा बाद में रिप्लेस कर दिया गया है एसआई सिस्टम के साथ, बट इन्फ्लुएंस ऑफ एमकेएस कैन बी सीन सम एरियाज लाइक इंजीनियरिंग, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल कुछ इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर होता है। वेयर फोर्स माइट बी एक्सप्रेस्ड इन द किलोग्राम फोर्स, जहाँ पे जो फोर्स है वो अभी भी किलोग्राम फोर्स के अंदर मेजर होती है, इंस्टेड ऑफ न्यूटन जो कि एसआई यूनिट है फोर्स का, यानी न्यूटन के अलावा किलोग्राम फोर्स के अंदर भी फोर्स को मेजर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं आगे थर्ड सिस्टम के ऊपर। दिस इज फुट पाउंड सेकंड, ठीक है? इसके अंदर जो लेंथ है वो फुट के अंदर और जो मैस है वो पाउंड्स के अंदर और जो टाइम है वो सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता है। ओरिजिन, अ सिस्टम बेस्ड अपॉन द यूनिट्स कॉमनली यूज इन एवरीडे लाइफ, ये जो यूनिट सिस्टम है ये आमतौर पे डेली के रोज़मर्रा के कामों के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलरली इन कंट्रीज़ यूजिंग द इम्पीरियल सिस्टम, ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे क्या नाफिज था? इम्पीरियल सिस्टम नाफिज था, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता था। बेस यूनिट्स, फुट फॉर यूज़ होता है लेंथ के लिए, पाउंड फॉर यूज़ होता है वेट के लिए, ठीक है? और जो सेकंड है वो यूज़ होता है टाइम के लिए, ठीक है? जो पाउंड है वो मास का यूनिट नहीं है बल्कि वो वेट का यूनिट है, ठीक है? आगे है करंट यूज़ प्राइमरली
used for United States and some former British colonies for everyday measurements and engineering applications। ये जो है ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में इस्तेमाल होता रहा है और ऐसी कॉलोनीज़ जो ब्रिटिश के ज़रिए असर रही हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा था और ये इंजीनियरिंग सिस्टम्स में इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ज़्यादा इसका इस्तेमाल रहा। Scientific community generally favor the SI system for its precision and global consistency। तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो साइंसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो एसआई सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी दो वजूहात हैं, एक उसकी प्रिसीजन है और एक उसकी ग्लोबल कंसिस्टेंसी है। अब हमारे पास लास्ट है चौथा एसआई सिस्टम जो कि अभी नाफिजुल अमल है, वो है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट्स है, ये एक मॉडर्न स्टैंडर्ड सिस्टम है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर यूनिट्स इन द साइंस इंजीनियरिंग एंड मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है जो कि साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर और बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है ये इस्तेमाल होता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहले तो ये स्टैंडर्डाइज्ड है, दूसरा ये कोहेरेंट है, ठीक है, और तीसरा ये ईजीली कन्वर्टेबल है, यानी आप आसानी से एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर आसानी से जा सकते हैं। बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? मीटर यूज़ होता है फॉर लेंथ मेजरमेंट के लिए, किलोग्राम यूज़ होता है फॉर मैस मेजरमेंट्स के लिए, सेकंड यूज़ होता है फॉर टाइम के लिए। अगर आप देखें ना तो ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास एम के एस सिस्टम के अंदर भी मौजूद थी, ठीक है। और बाद में फिर जब एम के एस को एक्सटेंड किया गया तो फिर उसके अंदर चार नई क्वांटिटीज़ ऐड की गई। एक एम्पेयर था फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एक केल्विन था फॉर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, एक मोल था फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक कैंडेला था फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मेरिट्स ऑफ एसआई यूनिट्स के इसे क्या खासियत है इस यूनिट सिस्टम। पहला है एसआई सिस्टम इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे क्या मुराद है? दिस मीन्स के आर डिराइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। यानी आप इस सिस्टम के अंदर जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको आसानी से हासिल कर सकते हैं। कैसे? आप बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे और उसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल फैक्टर उसके अंदर ऐड नहीं होगा। एसआई इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बिकॉज इट असाइंस ओनली वन यूनिट फॉर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक यूनिट इसके अंदर होता है, मल्टीपल यूनिट्स इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते। एसआई इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि इसके अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल यूनिट इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर इस्तेमाल होते रहे हैं। अब इनके अंदर आपको मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज़ और सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ठीक है, और एसआई सिस्टम के अंदर कितनी तरह के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो आपने यहाँ से डेफिनेशन लिख लेनी है, या ऊपर वाली लिख सकते हैं या नीचे वाली लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको गिवन है कि जो हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं वो तीन तरह के होते, सॉरी, तीन तरह के यूनिट्स हम डिफाइन करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर: बेस यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आप मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से थे और उनके अंदर कौन से बेस यूनिट्स इस्तेमाल होते रहे हैं। तो जैसे आप सीजीएस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, फुट पाउंड सिस्टम के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपसे एमकेएस के बारे में पूछा जा सकता है और सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर सिस्टम इंटरनेशनल के मेरिट्स क्या हैं वो आप बता सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल को हमने क्यों अडॉप्ट किया। ये वो सारे सवालात हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। आई होप कि मैंने इन तमाम सवालात का जवाब आपको दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो हम बेस यूनिट से अब स्टार्ट लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास बेस यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम बेस यूनिट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बुक की रीडिंग करेंगे। तो बेस यूनिट्स जो हैं, there are 7 base units for the various physical quantities, namely length है, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance with a special reference to the number of particles। तो बेस यूनिट्स कहता है हमारे पास 7 तरह के बेस यूनिट्स हो सकते हैं। अब ये जो 7 बेस यूनिट्स है ये पेपर में एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ यूनिट्स आर इंक्लूडेड इन द बेस यूनिट्स। ठीक है, तो आपने बताना है 7 क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट्स जो हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो इनमें हमारे पास लेंथ है, लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये यूज़ होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जब आप डिफाइन करते हैं कि आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। इससे रिलेटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो एट द एंड जब लेक्चर एंड होगा उसके अंदर लास्ट पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। The name of the base units of the physical quantities together with the symbols are listed in table 1.1। ये टेबल है हमारे पास। Their standard definitions are given in appendix 1। ठीक है, तो ये 265 पेज नंबर है आपकी बुक का, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं भी इसको नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो आगे है हमारे पास बेस यूनिट्स की डेफिनेशन। बेस यूनिट्स आर नॉट डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि दूसरे यूनिट्स की टर्म्स में डिफाइन नहीं होते। दे सर्व एज द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर मेजरमेंट्स। ये तमाम जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं फिजिक्स के अंदर उनकी फाउंडेशन यानी बुनियाद का काम करते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? नॉट डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, ये किसी और यूनिट की टर्म्स में डिफाइन ना होते हों। रिप्रेजेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ये रिप्रेजेंट करते हों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, और ये किसी भी मेजरमेंट सिस्टम की फाउंडेशन यानी बुनियाद हो। एग्जांपल्स वही हैं, मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम, एम्पेयर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन फॉर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मोल फॉर सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये टेबल है। इस टेबल में आपने हर जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका यूनिट देख लेना है। लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, इसका सिंबल m है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका सिंबल है, अक्सर पेपर में आता है और बच्चे गलत कर देते हैं। मैस, ठीक है, मैस किलोग्राम में होता है, के कैपिटल और जी स्मॉल लेटर के अंदर। टाइम सेकंड के अंदर मेजर होता है, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एम्पेयर, साइंटिस्ट के नाम पे तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये भी केल्विन, साइंटिस्ट के नाम पे है, कैपिटल के। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कैंडेला, सी डी, ठीक है। और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, मोल, ठीक है, MOL, ठीक है। इसके लिए सिंबल MOL यूज़ करते हैं, और जब आपने ऐसा यूनिट लिखना होता है तो फिर MOLE इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी आपने ख़ास ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। ये मैंने खोल लिया है पेज नंबर 265, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे बेस यूनिट्स की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर को। द लेंथ ऑफ द यूनिट ऑफ द लेंथ इज नेम्ड एज मीटर। तो ये जो यूनिट है लेंथ का उसको जो है नाम दिया गया है मीटर का। बिफोर 1960, 1960 से पहले, इट वाज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मार्क्ड ऑन द बार ऑफ एलॉय ऑफ प्लेटिनियम 90% and iridium 10%, kept under the control conditions at the International Bureau of Weights and Measures in France। तो इसकी एक डेफिनेशन है जो कि इस्तेमाल की गई थी 1960 से पहले इस्तेमाल की जा रही थी, ठीक है। तो ये डिफाइन की गई थी, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइनों के दरमियान का डिस्टेंस, मार्क्ड ऑन द बार, जो कि एक बार के ऊपर दो लाइनें लगी हुई थी उनके दरमियान का डिस्टेंस, और वो बार किससे मिलके बना था? एलॉय ऑफ प्लेटिनियम, प्लेटिनियम एक धात है, एलिमेंट है, 90% वो था, एंड इरिडियम 10%, यानी प्लेटिनियम और इरिडियम को मिला के एक अलॉय बनाया गया था, उससे वो बार बना था। उस बार के ऊपर दो लाइनें लगी हुई थी, उनके दरमियान का फासला 1 मीटर था, और उस बार को रखा गया था केप्ट अंडर द कंट्रोल कंडीशंस, खास किस्म की कंडीशंस के अंदर, ठीक है। कहाँ पे रखा गया था? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन द फ्रांस, ठीक है। तो कहता है the 11th Journal Conference on the Weights and Measures 1960 redefined the standard meter as follows। तो 1960 के अंदर दोबारा फिर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर दोबारा फिर मेजर किया गया, डिफाइन किया गया मीटर को। तो फिर नया मीटर क्या हो गया? 1 मीटर इज द लेंथ इक्वल टू 1650,763.73 wavelengths in a vacuum of the orange red radiation emitted by the krypton 86 atom, ठीक है। तो तब डिफाइन किया गया मीटर को कि मीटर की जो है 1 मीटर लेंथ में बराबर होगा 1650,763.73 वेवलेंथ्स हों
वैक्यूम के अंदर ऑफ द ऑरेंज रेड रेडिएशन, एक खास किस्म की रेडिएशन जिसका कलर ऑरेंज रेड हो और जो कहाँ से एमिट हो, क्रिप्टॉन 86 से, ठीक है। यानी क्रिप्टॉन 86 से जो ऑरेंज रेड रेडिएशन है वैक्यूम के अंदर जब एमिट हो और उसकी वेवलेंथ कितनी हो, 165763.73 वेवलेंथ हो, तो वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसकी थर्ड डेफिनेशन, इन 1983 1983 के अंदर द मीटर वाज रीडिफाइंड टू बी द डिस्टेंस, दोबारा से रीडिफाइन किया गया, ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1/299,792,458 सेकेंड, ठीक है। कि अगर लाइट जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे वैक्यूम के अंदर कितने टाइम के अंदर, 1/299,79458 सेकेंड के अंदर अगर लाइट जो है वो फासला तय करे, तो उसको हम कहेंगे कि वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। इन फैक्ट द लेटेस्ट डेफिनेशन establish that the speed of light in the vacuum is 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट को हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आसान सा याद करने के लिए और कैलकुलेशंस में आसानी से इस्तेमाल करने के लिए हम जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप 1 मीटर कैसे जो है वो हासिल होगा हमें, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, S=VT, यानी वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस के दरमियान का रिलेशनशिप। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो V C में चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा CT, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम C की वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगा 1 बाय कितना टाइम लगेगा, 299,792,458, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ, तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा 1 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे जो है ये सेकंड के अंदर है, ठीक है। तो जब यूनिट की कन्वर्जन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि ऊपर मीटर पर सेकंड आएगा, नीचे सेकंड आएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे 1 मीटर जो है वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। सॉरी, ये नीचे नहीं आएगा बल्कि ये है यहाँ पे 1/299,792,458 सेकंड है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, मीटर पर सेकंड और साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये वाली, ठीक है, ये सारी सेकंड के अंदर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यूनिट आ जाएगा मीटर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो है वो हमने मीटर को डिफाइन किया। तो ये पेपर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास जो यूनिट डिफाइन किया गया है मीटर, वो सी यानी स्पीड ऑफ लाइट के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। ये आपको ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम, द यूनिट ऑफ मैथ इज नाउन एज किलोग्राम। मैथ का यूनिट क्या है, किलोग्राम। It is defined as a mass of platinum 90% and iridium 10% alloy cylinder, यानी ये खास किस्म का सिलेंडर है, ठीक है, जो कि 90% प्लेटिनियम से बना है, 10% इरिडियम से बना है और इसका डायामीटर सिलेंडर का 3.9 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो भी 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन फ्रांस, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया गया था 1901 के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पुरानी डेफिनेशन है, जो मैथ्स की नई डेफिनेशन है वो अब मैं आपको नीचे जो है वो मेंशन कर दूंगा, वो आपने देख लेनी है। लेकिन आपकी बुक के अंदर जो गिवन है हमारे पास किलोग्राम की डेफिनेशन, वो एक ही डेफिनेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमने 901 के अंदर जो है वो डेवलप की थी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटिनियम एंड इरिडियम एलॉय सिलेंडर, ठीक है, जो कि किससे मिलके बना था, प्लेटिनियम से और
इरीडियम से। इसके अंदर 90% प्लेटिनियम था और 10% क्या था, इरीडियम था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास यूनिट्स किसका, किलोग्राम का। ठीक है, और किलोग्राम यूनिट किसका है, मैस का। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम आगे चलते हैं। और जो नया यूनिट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो किलोग्राम का नया यूनिट है वो डिफाइन है प्लैंक्स कांस्टेंट की बुनियाद पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने असल में यूनिवर्सल कांस्टेंट्स जो हैं उनको यूज़ कर लिया है फॉर द डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है h, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। ठीक है, मैं इसकी जो डेफिनेशन मॉडर्न है वो नीचे आपको मेंशन कर दूंगा नोट्स के अंदर, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे है हमारे पास सेकंड। द यूनिट ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज सेकंड। सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। इट इज़ डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट्स ऑफ एन एवरेज डे ऑफ द ईयर 1980। तो पहले ये डिफाइन था कि एक जो एवरेज दिन है उसका 1/86,400वां हिस्सा जो है वो किसके बराबर कहलाता था, एक सेकंड के इक्वल कहलाता था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको फिर चेंज किया गया। द रीसेंट टाइम स्टैंडर्ड इज बेस्ड अपॉन द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स। लेकिन जो अब नया है उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर स्पिन कर रहे होते हैं उनकी मोशन की बुनियाद पे हम जिसको डिफाइन करते हैं। दिस इज सिंस 1967 when the International Committee on Weights and Measures adopted the new definition of the second। तो फिर 1967 के अंदर जो है वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने फिर नया यूनिट जो है वो अडॉप्ट किया, मेकिंग 1 सेकेंड इक्वल टू, जिसमें 1 सेकेंड बराबर था, टू ड्यूरेशन इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सीजियम 133 मेक 9192631770 वाइब्रेशन। यानी सीजियम 133 जो एलिमेंट है उसके आउटर शेल में मौजूद जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 9192631770 वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर होगा वो कहलाएगा 1 सेकेंड। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये डिफाइन किया गया है टाइम का नया यूनिट, हाइपर फाइन ट्रांजिशन ऑफ सीजियम 9192631170 हर्ट्स। हर्ट्स कहते हैं फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं केल्विन। केल्विन जो है ये टेम्परेचर है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, साइंटिस्ट के नाम पे। टेम्परेचर इज रिगार्डेड एज थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी बेस्ड इट्स इक्वलिटी डिटरमिन्स द थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू सिस्टम्स। तो कहता है कि ये जो टेम्परेचर है ये एक थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी है क्योंकि इसकी जो बराबरी है, इक्वलिटी बराबरी, डिटरमिन्स द थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू टेम्परेचर्स, टू सिस्टम्स। जब दो सिस्टम्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर हों तो उनका टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। इट इज फ्रैक्शन बाय 1/273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये किसके बराबर है, 1/273.16 जो फ्रैक्शन है इसके बराबर है किसके, ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसके फ्रैक्शन के 1/273.16 के बराबर कहलाएगा आपका एक केल्विन। इट शुड बी नोटेड, ये बात आपको कहता है नोट करनी चाहिए। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस मींस कि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस है उसका क्या मतलब है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, वेपर फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर ये तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी आप इस्तेमाल हो सकता है, होता है बल्कि। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज टेकन एज 273.16 केल्विन, और जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितने किसके बराबर होता है, 273.16 केल्विन के। द स्टैंडर्ड वाज अडॉप्टेड 1967, इसको 1967 के अंदर जो है वो अडॉप्ट किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का, ठीक है, यूनिट केल्विन। और जो इसका नया यूनिट है वो एक्सप्लेन किया जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बुनियाद पे। तो ये इसका यूनिट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बुनियाद पे यूनिट एक्सप्लेन किया गया है 1.38064 10⁻⁻³ जाउल पर केल्विन होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो नया यूनिट इसकी बुनियाद पे।
तो उन 2019 के अंदर फिर दोबारा कुछ यूनिट्स को रीडिफाइन किया गया था इन द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के अंदर जो है कुछ यूनिट्स को डिफाइन किया गया था 2019 के अंदर। मैं नई डेफिनेशंस भी आपको ना नीचे कर दूंगा पिन, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब हमारे पास है पांचवा यूनिट एम्पेयर। ठीक है, तो द बेस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। तो हमारे पास जो अगला यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर। इट इज अ कांस्टेंट करंट, ये कांस्टेंट करंट होता है विच इफ मेंटेन्ड इन द टू स्ट्रेट कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। आपने दो कंडक्टर लेने हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, यानी इस तरीके से जैसे मैं ये बना रहा हूँ, इस तरीके से दो कंडक्टर हों। ठीक है, और ये जैसे ये, समझ आ रही, और इनकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो। समझ आ रही, इनकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो। आगे कहता है ऑफ निग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया निग्लिजिबल हो, ना होने के बराबर हो। प्लेस्ड अ मीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम, इनके दरमियान का जो फासला है वो क्या हो, 1 मीटर हो। ठीक है, और इसको किसके अंदर रखा गया हो, वैक्यूम के अंदर रखा गया हो। समझ आ रही है। वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर फोर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। यानी इनके दरमियान की जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो हमारे पास कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इतनी हमारे पास फोर्स जो है वो पर लेंथ लगनी चाहिए। तो जो इनके दरमियान का करंट होगा इतनी फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो 1 एम्पेयर के बराबर होगा। और ये यूनिट इस्टेब्लिश किया गया था 1971 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास नया यूनिट है एम्पेयर का। ठीक है, जिसका नया यूनिट है वो हमारे पास जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, तो जो नया यूनिट है वो एलिमेंट्री चार्ज की बुनियाद पे है, और एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.602176634 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -19 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, बल्कि शायद आपने पढ़ा भी हो। ठीक है, तो 1 कूलम जो है वो बराबर 1 जो हमारे पास एंटिटी होती है एलिमेंट्री चार्ज की, वो बराबर होती है 1.6 10 टू रेज पावर -29 कूलम, सॉरी 19 कूलम के, 10 टू रेज पावर -19 कूलम के। ठीक है, आगे है हमारे पास कैंडेला। कैंडेला जो है द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ 1/60000। और ये अगर आप देखें तो ये बनता है 1/6 लाख स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएटर एट द सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर। सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर कहते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लेटिनियम अंडर द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी आपकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो बराबर होगी, अगर आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएटर है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर जो ब्लैक बॉडी है अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर 1/6 लाख स्क्वायर मीटर्स की जो है वो लाइट एमिट करती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक कैंडेला के बराबर होती है। दिस डेफिनेशन वाज अडॉप्टेड बाय द 13th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1967। 1967 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। अब इसकी जो नई डेफिनेशन है वो कुछ ल्यूमिनस एफिकेंसी ऑफ द 540 टेराहर्ट्ज रेडिएशन, कितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, 683 ल्यूमन्स पर वॉट। ठीक है, तो ये इसकी नई डेफिनेशन है। ठीक है, आगे हम चलते हैं लास्ट पे, तो हमारे पास है मोल। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज as there are atoms in 0.012 kilogram of the carbon 12 adopted in 1971। the mole is the amount of substance। मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है जिसके अंदर मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज शामिल होती हैं एज देयर एटम्स, जितने एटम्स इन 0.012 kg या 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12। ठीक है, व्हेन दिस यूनिट mole is used
द एलिमेंट्री एंटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड, तो आपने वो एलिमेंट्री एंटिटीज स्पेसिफाइड करनी होती हैं। देयर मे बी एटम्स, वो एटम्स भी हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी, या अदर पार्टिकल्स भी, या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 0.6.0225 10 टू रेज पावर 23 एंटिटीज। तो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर 6.0225 10 टू रेज पावर 23 एंटिटीज जो हैं वो होती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने बेस यूनिट्स को डिफाइन किया, ठीक है, उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। तो जो हमारे पास मोल है वो एवोगैड्रो कांस्टेंट के अंदर डिफाइन होता है 6.0221407 10 टू रेज पावर 23 पर मोल, ठीक है, ये इसका यूनिट है, ये आपने देख लेना है। और मैं इनकी डेफिनेशंस भी आपको नीचे जो है वो एट द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर वो मैं आपको नीचे जो है वो पिन कर दूंगा, वो आपने देख लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ। तो डिराइव्ड यूनिट्स ऐसा यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, कहता है कि ये मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो कि बेस यूनिट्स के अलावा हैं। आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट्स, या तो आप इनको बेस यूनिट से डिराइव करते हैं एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों के कम्बिनेशन से बनते हैं हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स are created by the combination of units through the mathematical operations like multiplication, division, exponentation and taking roots। यानी जो derived units होते हैं ये base units को some mathematical operations अप्लाई करके हम डेवलप करते हैं। They represent a wider range of physical quantities encountered in science and everyday life। ये एक बहुत ज़्यादा वसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का ग्रुप है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम साइंस और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डिफाइंड इन रिलेशन टू द बेस यूनिट्स यूजिंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स, ये डिफाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स यूजिंग द बेस यूनिट्स, ठीक है। ऑफर अ वे टू एक्सप्रेस वेरियस फिजिकल फिनोमेना, बहुत सारे फिजिक्स के फिनोमेना हैं जिनको इस्तेमाल एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और लॉ फॉर मोर स्पेसिफिक मेजरमेंट्स, खास किस्म की मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एरिया, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, इसको एम स्क्वायर के साथ लिखा जाता है। ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ को मल्टीप्लाई करने से बनता है, यानी ये डिराइव्ड यूनिट है जो कि दो बेस यूनिट्स को मिला के मल्टीप्लाई करके बना है। दूसरा है वॉल्यूम, इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर स्क्वायर। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और ये डिराइव्ड होता है 3 बेस यूनिट से, ठीक है। स्पीड, स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड, और यह डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है ओवर टाइम। इसके इन्वॉल्व अंदर होती है डिवीजन ऑफ 2 बेस यूनिट्स, ठीक है। फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। मैस किलोग्राम, एक्सेलरेशन पर, मैस को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये कम्बिनेशन होता है ऑफ मल्टीपल बेस यूनिट्स लाइक मैस। एक्सेलरेशन जो होता है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी लेंथ और टाइम, ठीक है, इसके अंदर मैस, लेंथ और टाइम तीनों ही शामिल होते हैं। एक क्वेश्चन है, वाई आर बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स इंपॉर्टेंट, ये क्यों अहमियत के हामिल होते हैं? पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, यूजिंग द डिफाइंड सेट ऑफ बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स इंश्योर कंसिस्टेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ मेजरमेंट्स अक्रॉस द डिफरेंट फील्ड्स एंड रीजन्स। अगर आप बेस और डिराइव्ड यूनिट्स को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो ये मेजरमेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह या मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है ये इस्तेमाल होते हैं। लॉजिकल फ्रेमवर्क, derived units built upon the base units create a logical framework for understanding the relationship between various physical phenomena. Problem solving, by understanding the units involved we can effectively solve problems in the science and engineering by applying the appropriate mathematical operations। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसके ज़रिए हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ तरह के साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और इनको मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करके जो है वो सॉल्व किया जाता है। अब ये टेबल देखते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, और इसे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। पहला है हमारे पास फोर्स, ठीक है। अगर आप देखें तो फोर्स जो है इसको हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है।
इसके अंदर जो मैस है उसका यूनिट है केजी, और जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो फोर्स है वो मेजर होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो हमारे पास वर्क आता है। वर्क का जिक्र आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर मिलेगा, वर्क एनर्जी। ठीक है, वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है FD। ठीक है, अब फोर्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में डिस्टेंस मीटर, तो इस तरीके से इसका यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे है हमारे पास थर्ड। अच्छा, इसको जाउल है इसका यूनिट, यानी 1 जाउल, इसको कैपिटल J से लिखा जाता है। 1 जाउल को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, तो इसीलिए इसको न्यूटन मीटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी हम जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसको न्यूटन मीटर भी लिखते हैं और उसको जाउल भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक ही चीज़ है। ये है इन द टर्म्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, और ये है इन द टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अब इसके अंदर 3 बेस यूनिट्स यूज हुए हैं, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। इसके बाद है हमारे पास पावर। पावर होता है W/T, यह एक और फार्मूला है FV। ठीक है, तो मैं इसमें से FV वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। अगर आप F देखें तो वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, ये वॉट के बराबर होता है और इसको कैपिटल W से लिखा जाता है। इसको आप जाउल पर सेकंड भी कहते हैं। जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है वो है हमारे पास पावर। ठीक है, पावर को हम FV से भी लिखते हैं, फॉर्मूला इसका है चैप्टर नंबर 4 में 3-4 में हमें ये मिलेगा। ठीक है, फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर होती है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, यह एक फॉर्मूला होता है इसका, P इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, और एनर्जी जो है वो जूल के अंदर मेजर होती है और टाइम जो है वो हमारे पास सेकंड के अंदर होता है, तो यहाँ से जाउल पर सेकंड। ठीक है, ये इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, P इज इक्वल टू W/T। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्क पर यूनिट टाइम। आगे है हमारे पास प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो है ये इसका यूनिट पास्कल होता है। ठीक है, चौथे नंबर पे P इज इक्वल टू F/A। अगर आप देखें फोर्स जो है ये होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, फोर्स होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बनेगा किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि ये -2 है यहाँ पे +1 है। ठीक है, और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द डिराइव्ड यूनिट्स और इन द बेस यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसका यूनिट होता है कूलम। 5वें नंबर पे है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है वो हमारे पास कूलम होता है। करंट अगर आप डिफाइन करेंगे वो होता है I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, अगर आप यहाँ से Q निकालें, Q इज अ चार्ज। ठीक है, I/T, यानी Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, चार्ज को, और I जो रिप्रेजेंट करता है किसको, करंट को। ठीक है, और T जो रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ठीक हो गया स्टूडेंट, अगर आप देखें Q इज इक्वल टू I जो है करंट एम्पेयर के अंदर मेजर होता है और टाइम सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यानी आप डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम जो है वो किसके बराबर होगा, 1 एम्पेयर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास लास्ट पे था कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक बेस यूनिट नहीं है बल्कि एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा
डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के ऊपर, तो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। इसमें से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, करेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, और ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि पावर जो है उसका फॉर्मूला क्या है और वो किस तरीके से डिराइव्ड यूनिट है, उसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर। द जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स has not yet classified certain units of SI under either base units or derived units। ठीक है, जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वेट्स एंड मेजर्स, तो वो ये डिसाइड ना कर पाए खास किस्म के यूनिट्स को जो कि ना तो बेस यूनिट्स थे और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर थे। ठीक है, दीज एसआई यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। फॉर टाइम बीइंग दिस क्लास कंटेन्स ओनली टू यूनिट्स प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज विच आर प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये नए टाइप के यूनिट्स बने, इसीलिए इनको ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है, टू टाइप ऑफ यूनिट्स। ये एमसीक्यूज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये एमसीक्यूज में आते हैं। एक है हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, तो आपको फिज़िक्स के अंदर जो है ये चैप्टर नंबर है 5। ठीक है, चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर ये आपको ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। एक यूनिट जो है जो प्लेन एंगल का है, रेडियन। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी जो है वो ऐसा ही यूनिट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी रेडियन के अंदर ही मेजर होता है। समझ आ रही है? थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर इन रेडियंस, तो वहीं पे आप पढ़ते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड है सॉलिड एंगल, ये इस्तेमाल होता है लाइट ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, रेडियंट इंटेंसिटी के लिए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको देखेंगे जो मॉडर्न डेफिनेशन है ना कैंडेला की, उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा इस्तेमाल होता हुआ। ठीक है, इसके अलावा जब इसको मैं डिस्कस करूँगा फिर मैं इसकी एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखूँगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो कहता है इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑक्यूपाई अ यूनिक निश, तो ये एक यूनिक निश के अंदर आते हैं। द स्पेशल क्लास ऑफ यूनिट्स अलोंग साइड बेस यूनिट्स to form derived units, but they differ from the typical derived units by a few key ways, hence detailed discussion of the supplementary units। अब हम यहाँ पे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सबसे पहले हमारे पास है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। द SI सिस्टम करंटली रिकॉग्नाइज ओनली टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ठीक है, एक है रेडियन जो कि प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक है स्टेरेडियन जो कि सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। रेडियन को RAD से लिखा जाता है और स्टेरेडियन को SR से लिखा जाता है। द यूनिट्स कंसिडरेबली सप्लीमेंट्री because they not strictly necessary to define other derived quantities within the SI framework। ठीक है, आप इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसलिए कहते हैं कि ये जो इनको ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करें। द कंसेप्ट ऑफ एंगल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग द डायमेंशनलेस रेशोज डिराइव्ड बाय द बेस यूनिट्स मीटर्स। तो याद रखना है, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिला आपको, वो ये है जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं ये डायमेंशनलेस होते हैं, इनकी डायमेंशन नहीं होती। मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इसको अपनी बुक पे लिख लेना है कि ये इनका यूनिट तो होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है वह यूनिट, बट दे आर डायमेंशनलेस, इनकी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन के ऊपर टॉपिक है हमारा आगे आने वाला, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। However, for physical reasons and convenience, the radian and steradian are included in the SI to provide the dedicated units for the specific types of angles। तो ये खास किस्म के एंगल्स को डिस्कस करने के लिए फिर SI के अंदर जो है वो दो यूनिट्स रेडियन और स्टेरेडियन को ऐड किया गया। हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, there was some debate about the classification of supplementary units using the SI was established in 1960। Initially, they were considered either either base units or derived units।
However, due to their unique nature, they were eventually categorized as a separate class in 1980. तो 1980 के अंदर फिर इनको अलग जो है वो क्लास के अंदर रख दिया गया। Why the supplementary units important? Supplementary units हमारे लिए क्यों अहमियत के हामिल हैं? While not essential, ये ज़रूरी तो नहीं है for defining all derived quantities कि इनसे दूसरी derived quantities जो हैं वो explain होती हों। Supplementary units offer several advantages, लेकिन इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला है clarity and specificity, ठीक है, using the dedicated units like radian and steradians for angles calculation या simplification enhances communication in the fields like physics, engineering and mathematics। तो ये आपने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे, ठीक है, तो ये वहीं पे रेडियन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्डाइजेशन, हैविंग देयर यूनिट्स एज अ पार्ट द एसआई सिस्टम प्रमोट्स कंसिस्टेंसी एंड अवॉइड्स एम्बिगिटी व्हेन द डीलिंग विद द एंगुलर मेजरमेंट्स, ठीक है, तो ये एसआई सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंसी प्रमोट करता है, जो अबहम होते हैं वो पैदा नहीं होते इनसे, ठीक है, जब हम एंगुलर मेजरमेंट्स को लेते हैं। कन्वीनियंस, radians and steradians provide more natural way to express the angles in many specific contexts compare using the ratios of the base units, ठीक है, तो ये रेडियन और स्टेरेडियन जो हैं ये बेस यूनिट्स की रेशियो को इस्तेमाल करते हुए डेवलप किए जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पहली बात ये डायमेंशनलेस होते हैं। बोथ रेडियन एंड स्टेरेडियन आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, दे represent ratios and geometrical relationships without any inherent unit of measurement like meters और किलोग्राम, ठीक है, तो कोई इनका खास इनहेरेंट यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशनलेस होते हैं क्योंकि इनके फॉर्मूला में ऊपर भी और नीचे भी सेम क्वांटिटी आती है, तो सेम क्वांटिटी के रेशियो की जो हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, लिहाजा ये डायमेंशनलेस होते हैं। मेजर ये रेडियन के अंदर होते हैं और स्टेरेडियन के अंदर। Combined with base units, supplementary units can be combined with the base units to form derived units. For example, angular frequency can be expressed in the radians per second। चैप्टर नंबर 5 का जिक्र मैं कर रहा हूँ तो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारे पास पहली जो है वो आ गई है सप्लीमेंट्री यूनिट की डेफिनेशन। द रेडियन इज़ द प्लेन एंगल, ये एक प्लेन एंगल होता है, प्लेन टू डायमेंशनल एंगल कहलाता है, बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास दो रेडियस हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक देखें ये वाला, ठीक है, इन दोनों रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा, विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ एन आर्क। ये दो रेडियस जो हैं ये इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सर्कमफेरेंस यानी ये जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, इसको कट कर रहे हैं इन दो पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, ठीक है, यानी अगर आपके पास ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास आर्क लेंथ है, अगर इस आर्क लेंथ की लंबाई बराबर हो जाती है किसके, रेडियस के, यानी इस रेडियस के बराबर हो जाती है, s इज इक्वल टू आर हो जाता है, ठीक है, तो जो आपका थीटा है वो क्या बनेगा, 1 रेडियन। समझ आ रही है, ठीक है, तो अगर आप इसको डिफाइन करें मैथमेटिकली तो ये होता है थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू s ओवर r, ठीक है, तो अगर आप इसको लिखें तो ये आएगा आर्क लेंथ, ठीक है, ओवर रेडियस, ठीक है, और ये मेजर होगा रेडियंस के अंदर, ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक और तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अ रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे बने वाला ये वाला एंगल जो है, ठीक है, बाय एन आर्क दैट इज इक्वल इन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये वाला जो आर्क है अगर ये रेडियस के बराबर हो जाएगा तो आपका ये जो दोनों आर्क के दरमियान बनने वाला एंगल है ये 1 रेडियन के बराबर होगा। इन सिंपलर टर्म्स इमेजिन अ सर्कल, कहते हैं सर्कल इमेजिन कीजिए जैसे हमने यहाँ पे इमेजिन किया है। इफ़ यू कट आउट द स्लाइस एंड द लेंथ ऑफ द स्लाइस अलोंग द कर्व्ड एज, ये आप देखें तो ये एक स्लाइस है जो हमने यहाँ पे क्या किया है, अलग कर लिया है, ठीक है, अगर आप इसको अलग देखें तो ये कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि आप क्या करें, एक स्लाइस ले लें। समझ आ रही है, ये आप देखें मैंने बीच में से क्या कट कर लिया है, एक स्लाइस कट कर लिया,
ठीक है, समझ आ रही है। तो अगर वो कहता है कि ये वाला रेडियस और ये वाला जो एफ है ये दोनों बराबर हो जाएं, तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है थीटा वो 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एग्जैक्टली द सेम लेंथ, ठीक है, एफ की और आर की लेंथ बराबर हो जाए अगर द सर्कल रेडियस द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट कट्स मेड इज 1 रेडियन। इनकी बात कर रहा है कि ये जो दो स्ट्रेट लाइनें कट कर रही हैं सरकमफेरेंस को, इनके दरमियान का एंगल क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। अब हम रेडियन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, डिग्री भी तो यूज़ कर सकते हैं। डिग्री इज एन अदर कॉमन वे टू मेजर द एंगल्स बट रेडियंस ऑफर सम एडवांटेजेस। पहले इसका एडवांटेज क्या है, ये डायमेंशनलेस होता है। रेडियंस आर डायमेंशनलेस मीनिंग दे रिप्रेजेंट इन अ प्योर रेशियो, इसको प्योर रेशियो के अंदर लिखा जाता है लाइक आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। ये देखें आप, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। अब अगर आप देखें तो आर्क लेंथ जो है वो भी मीटर के अंदर मैयर होती है और रेडियस भी किसके अंदर मैयर होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं आएगी। समझ आ रही, नो डायमेंशंस। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कल साइज, ये सर्कल साइज से भी इंडिपेंडेंट होता है। याद रखना, सर्कल का जितना मर्जी बड़ा साइज हो ये उस पर डिपेंड नहीं करता। द सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन इन्वॉल्व सर्कल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में और सर्कल्स में ये इस्तेमाल होता है। नेचुरल यूनिट फॉर द सर्कल्स, सर्कल्स के लिए नेचुरल यूनिट है। रेडियंस फिट नेचुरली विद द ज्योमेट्रिकल सर्कल्स, अ फुल सर्कल फॉर एग्जांपल कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाई रेडियन। ये पेपर में एमसीक्यूज भी आता है। ठीक है, कि एक जो है हमारे पास सर्कल, उसके अंदर कितने रेडियंस होते हैं, तो उसके अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं। पाई जो है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 22/7, relating degrees to the radian. While radians are preferred unit in the science and engineering, converting between degrees and radians in sometimes necessary. Hence the conversion formula. तो रेडियन से अगर आपने डिग्री में जाना है, ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। समझ आ रही है, अगर आप पाई बाय 180 से डिग्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियंस में। चलो हम एक डेफ कर भी लेते हैं। मेरे पास 60 डिग्री, इसको मैंने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, और ये आ जाएगा साथ में रेडियंस के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 180, तो ये बनेगा पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, अब ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए और ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 डिग्री बाय पाई से। ठीक है, अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यही ले लेते हैं, पाई बाय 3 रेडियंस के वन। कहा जाता है कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए डिग्रीज के अंदर। ठीक है, हाउ मैनी डिग्रीज। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, पाई बाय 3 रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। ठीक है, अब पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो रेडियन की जगह पे हमने लिखा है, तो रेडियन यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखेंगे पाई बाय 3 रेडियन जो है वो बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। ठीक है, समझ आ रही है। तो ये थी कन्वर्जन, सिंपल सी, इसको आपने जहन में याद रखना है। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें मैं आपको जो है वो बताता हूँ, वो आपने जो है वो यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मैंने बताया कि ये किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर के, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, ये कैसे डिराइव होता है कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है व्हेन थीटा इज रिमेन्स कांस्टेंट, जब थीटा क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, और एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के जब आर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपका थीटा कांस्टेंट है तो आपका एस यानी जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी बड़ी आर्क लेंथ होगी। और दूसरा, अगर आपका रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर आपकी आर्क लेंथ ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी उतना ज़्यादा ही आपका जो है वो थीटा होगा। समझ आ रही है। तो अगर आप इन दोनों को मिला के लिखें तो ये बनता है एस इज इक्वल टू के आर थीटा। के की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है,
और यहीं से हमने वो निकाली डेफिनेशन थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो थीटा जो है वो आएगा एस ओवर आर, और ये किसके अंदर मैयर होता है, रेडियंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला जो है ये याद रखना है, ठीक हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर आपका आर हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका 1 रेडियन किस तरीके से होगा, अगर आपका एस जो है वो किसके बराबर आ जाए, आर के बराबर आ जाए, तो आप इसी फार्मूला के अंदर एस की जगह पे आर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आर ओवर आर। आर ओवर आर 1 आएगा तो ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन की। तो ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और इससे मुख्तलिफ तरह के सवाल आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ। अब एस है आपके पास एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो थीटा कितना होगा, ठीक है, ये आपने बताना है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, एस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस है 8 और आर है 4, दोनों सेंटीमीटर में है तो यह आ जाएगा 2। थीटा आपका क्या हो जाएगा, 2 रेडियंस, ठीक है। समझ आ रही है, इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि थीटा ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो बराबर होता है वो बराबर होता है 2 पाई रेडियंस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये कैसे होता है अब उसको देख लीजिएगा ज़रा, ठीक है। हमारे पास थीटा होता है रेडियंस के अंदर एस ओवर आर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर के बराबर, ठीक है, और नीचे आ गया आर रेडियन, आर के साथ आर कैंसिल, तो ये आएगा 2 पाई रेडियन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरकमफेरेंस, ठीक हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। अच्छा जी, इसके अलावा है एक बात याद रखनी है कि ये जो सरकमफेरेंस ऑफ एंगल बाय सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है ये इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है रेडियस एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आगे हम देखते हैं कि 1 डिग्री जो है फिर वो किसके बराबर आएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कन्वर्जन है कि 1 डिग्री बराबर होगा 1/360 सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप देखें तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहाँ से स्टार्ट होने लगे हैं। 1 डिग्री जो है वो बराबर 2 पाई बाय 360, और फिर 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन बराबर होगा 360 डिग्री ओवर 2 पाई के, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 1 रेडियन किसके बराबर होगा, ये वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा 1 डिग्री जो है वो बराबर होगा 1/57.3 रेडियन के, ठीक है। या स्टूडेंट बराबर होगा 1 रेडियन 57.3 डिग्री के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने याद रख लेना है, ये आपको काफ़ी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है 1 डिग्री जो है वो बराबर होता है 60 मिनट के, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो 1 सेकंड जो होता है वो भी एक यूनिट है, वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मिनट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, 1 मिनट, तो ये आएगा 1/60th ऑफ द डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो 1 सेकंड के अंदर फिर आपके पास मिनट की जगह पे आप पुट कर दें उसकी वैल्यू, तो ये आएगा आपके पास कि 1 मिनट 1 डिग्री के अंदर फिर कितने सेकंड। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो है एस इज़ इक्वल टू थीटा ओवर 57.3 और मल्टीप्लाई बाय आर। इसमें ये वाला थीटा है ये किस में गिवन होगा आपको,
ये गिवन होगा डिग्री के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने आपको रिलेटेड करवा दिए हैं रेडियन के। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है वो हमारे पास है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल और प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल होता है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेरेडियन है वो एक सॉलिड एंगल होता है, ये एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है और ये सबटेंडेड होता है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। जो आपके पास सर्कल होता है वो 2 डायमेंशनल शेप होती है, जबकि जो स्फीयर होता है वो सर्कल की 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो ये बनेगा किसी भी स्फीयर के सेंटर पे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास जो है ये वाला, ये एंगल जो है ये क्या कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन। कब? बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, ये इसकी सरफेस है, समझ आ रही है। इस सरफेस के ऊपर आपका जो एरिया है इसका सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे क्या कहा है, आर स्क्वायर कहा। ठीक है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर होगा। तो आपके पास जो है यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। अगर आपके पास एक वाटरमेलन है उसमें से आप इस तरह की कोन शेप निकालते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे जो 3D डायमेंशनल एंगल बनने वाला एंगल है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास 1 स्टेरेडियन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है अ स्टेरेडियन, इसको ऐसा से लिखा जाता है, इज ऐसा यूनिट फॉर द सॉलिड एंगल्स, इट रिप्रेजेंट्स द सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय द कोन, कोन के अंदर बनता है, दैट कट्स आउट अ स्फेरिकल कैप, जो कि उसके स्फेरिकल कैप को कट करती है ऑन द स्फीयर ऑफ यूनिट स्फीयर। यानी यूनिट स्फीयर से मुराद उसका अगर उसकी वो क्या कहते हैं रेडियस 1 यूनिट हो, 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, विद द कैप हैविंग एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर विद द साइड्स ऑफ द लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो स्टेरेडियन ही क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, पहला एडवांटेज वही जो पीछे हमने डिस्कस किया, डायमेंशन लेस है। जैसे रेडियन डायमेंशन लेस है वैसे ये भी डायमेंशन लेस होता है। इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द कैप डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द स्फीयर रेडियस। ठीक है, अच्छा इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप मैं आपको बता देता हूँ मैथमेटिकली। ठीक है, जो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ। ठीक है, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। ठीक है, ये बराबर किसके होता है, एरिया ऑफ द कैप या एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ कोन। ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम इसको किसके साथ, रेडियस के स्क्वायर के साथ। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप अगर ऊपर देखें तो ऊपर भी हमारे पास सरफेस एरिया है वो आर स्क्वायर है, नीचे भी आर स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों आपस में कट जाएंगे तो जो हमारे पास एंगल है वो क्या बनेगा, 1 स्टेरेडियन बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है। कब, जब आपके पास सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, देन आपका जो ये वाला एंगल बनेगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। ठीक है, ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फील्ड ऑफ व्यू। Imagine a camera or a telescope, the field of view which essentially describes the portion of the sky it can seen can be expressed in steradian। जैसे एक पर्सन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर है वो देख रहा है एक ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला जो एंगल उसके ऊपर बन रहा है ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल, जो स्टेरेडियन के अंदर मेजर होता है। लाइट डिस्ट्रीब्यूशन, the way at the light source emits light like the spotlight or a bulb can be described using the स्टेरेडियन, ये स्टेरेडियन में यूज़ होता है टू इंडिकेट हाउ मच लाइट इज एमिटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस खास डायरेक्शन के अंदर जो है वो कितनी लाइट जो है वो निकल रही है, तो वो हमारे पास होता है स्टेरेडियन से मेंशन। वाई स्टेरेडियन आर डिसाइडेड यूनिट फॉर सॉलिड एंगल्स, दे कैन बी रिलेटेड टू अदर यूनिट्स, स्क्वायर डिग्रीज इसके अदर यूनिट्स हैं और स्फेरिकल रेडियन जो है वो भी इसका एक दूसरा यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जो स्फीयर के ऊपर बनता है वो कितना बनता है,
स्फीयर का जो एंगल होता है, सॉलिड एंगल, वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है, या ये बराबर होता है 12.5637 स्टेरेडियन। ठीक है स्टूडेंट, ये पेपर के लिए आपका एमसीक्यूज है। पेपर में एमसीक्यूज आता है कि सॉलिड के ऊपर कितना एंगल बनता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं रेडियन के लिए भी। ठीक है, थीटा फॉर सर्कल वो किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। ठीक है, और अगर आप 2 को देखें तो पाई होता है 3.14 रेडियन, तो ये बनेगा 6.28 रेडियन। ठीक है, तो ये पेपर में आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो इसको लिहाजा आपने देख लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। तो ये जो है पहली बात 3 डायमेंशनल के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा जो है कि ये जो लफ्ज़ है ना स्टेरेडियन, ये ग्रीक लफ्ज़ से निकला है, जिसका ग्रीक लफ्ज़ है स्टीरियोस, जिसका मतलब है सॉलिड प्लस रेडियन। ठीक है, और ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, रेडियंट इंटेंसिटी में इस्तेमाल होता है, जो कि वॉट पर रेडियन में मेजर होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास स्टेरेडियन के बारे में। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप मेजर करते हैं। जैसे अगर हम स्फीयर के बारे में बात करें तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा कि हमारे पास जो 1 स्टेरेडियन बराबर होगा एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, ओवर हमारे पास आएगा आर स्क्वायर और साथ में है रेडियन। ठीक हो गया, अब आपको पता है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे रेडियन ही आएगा, स्टेरेडियन आएगा, इसको काइंडली ठीक कर लीजिएगा, स्टेरेडियन। ठीक है, और यहाँ पे आएगा एस आर। ठीक है, तो ये आर किसका, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखनी है आपने कि सर्कल स्फीयर के अंदर जो हमारे पास सॉलिड एंगल होता है वो स्टेरेडियन होता है। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए जो स्टेरेडियन होता है वो इक्वल होता है 4 पाई स्टेरेडियन के। समझ आ गई बात। अगर आपके पास हाफ क्लोज सरफेस है तो उसका बनेगा 2 पाई, यानी आप इसको हाफ कर देंगे 2 पाई स्टेरेडियन। 1/4 क्लोज सरफेस का करेंगे तो वो पाई स्टेरेडियन, 1/8 करेंगे तो वो पाई बाय 2 स्टेरेडियन जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और जो सॉलिड एंगल है ये सर्कुलर मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सॉलिड एंगल जो है कुड नॉट बी ग्रेटर देन द 4 पाई स्टेरेडियन फॉर द इंटीरियर पार्ट। किसी भी इंटीरियर पार्ट के लिए जो सॉलिड एंगल है वो कभी भी 4 पाई स्टेरेडियन से अबव नहीं होता। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा एक और इसका वो देख लीजिएगा कन्वर्जन, कि 1 जो है स्टेरेडियन वो अदर यूनिट्स में डिफाइन कर लेगा, वो होगा 180 ओवर पाई स्क्वायर के बराबर होता है, या बराबर होता है 32,400 ओवर पाई स्क्वायर डिग्री स्क्वायर के। समझ आ रही है बात। ठीक है, ये इसको आप लिख सकते हैं 3282.8 डिग्री पर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी एक छोटी सी कन्वर्जन, अगर आप इसको अदर यूनिट्स के अंदर जो है वो डील करते हैं। बाकी इसके जो है इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी जो है वो हल करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इससे रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये सॉरी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये आपको जो पेपर में आएगा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे ना वो इन्हीं से आएंगे। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास कि नेम द सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन द नेचर, जो नेचर के अंदर हों, कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। हम उनको क्या ले सकें, रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड ले सकें, तो वो आपने बताना है। तो द फिनोमेना, ऐसा फिनोमेना दैट रिपीट इटसेल्फ, जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन टाइम के इक्वल इंटरवल के बाद, इज कॉल्ड रेपिटेटिव फिनोमेना। वो क्या कहलाता है, रेपिटेटिव फिनोमेना कहलाता है। जैसे कि
रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, और रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये भी एक रेपिटेटिव फिनोमेना, शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कि आपने भी इस तरह के दूसरे रेपिटेटिव फिनोमेना के नाम लिखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है द ड्रॉबैक, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। आपने बताना है अगर हम टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ टाइम स्टैंडर्ड तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको पता है जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एल के, जब जी क्या हो, रिमेन्स कांस्टेंट। आप जी को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, ठीक है। और दूसरा है कि टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/√जी के, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा जी के व्हेन एल रिमेन्स कांस्टेंट। जब एल को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रिलेशन है। अब आप देखें तो कहता है कि विच द ड्रॉबैक्स यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। पहला है द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस प्लेस टू प्लेस। आपको पता है कि जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है जैसे ही आप एल्टीट्यूड पे जाएं या जैसे ही आप सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएं तब भी जी की वैल्यू चेंज होती है। अब सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाएं तो वहाँ पे जी की वैल्यू 0 होती है क्योंकि वहाँ पे तमाम साइड से लगने वाली फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, तो लिहाजा वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ आ रही, तो ये भी पेपर में एमसीक्यूज आता है। इसके अलावा यहाँ भी ये भी आता है कि अगर आप टाइम पेंडुलम को किसी पहाड़ पे ले जाएं तब, तो जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो ये ड्रॉबैक है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज चेंज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर इन डिफरेंट सीजन्स। तो सीजन्स के अंदर जो है वो टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से लेंथ ऑफ द पेंडुलम भी चेंज हो सकती है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है। तीसरा है एयर रेजिस्टेंस में इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब ये आइडियल केस तो है नहीं है, तो लिहाजा पेंडुलम जिससे लगा हुआ होगा, लाइक यहाँ पे हम बना भी लेते हैं, ये देखें तो ये आपके पास एक पेंडुलम है जिसका मैस क्या है, एम, ठीक है। अब यहाँ पे ये अटैच होता है तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन होती है और एयर फ्रिक्शन की वजह से भी ये जो है इसका टाइम पीरियड इफेक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। Why do we useful to have a 2 units of the amount of substance किलोग्राम एंड द मोल। तो बताना है कि किलोग्राम का भी यूज़ करते हैं और मोल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो किलोग्राम जो है वो मैक्रो लेवल पे इस्तेमाल होता है जबकि जो मोल है वो माइक्रो लेवल पे यूज़ होता है। मोल इज़ यूज्ड व्हेन वी कंसर्न विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल जब तब यूज़ होता है जब हम किस को कंसर्न कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, क्योंकि 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जबकि जो मोल होता है उसके अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनका अगर हम 1 मोल ले लें तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा है 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपको पता है कि जो 1 मोल होता है उसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 एंटिटीज, ठीक है। ये जो एंटिटीज है ये कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन ए किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन अगर आपके पास 1 किलोग्राम सब्सटेंस है जो कि मुख्तलिफ 2 सब्सटेंसेज हैं तो उनके अंदर जो केजीज हैं वो मुख्तलिफ होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसर्न करेंगे तो वो सेम होंगे, ठीक है। तो ये दोनों के दरमियान में मेजर डिफरेंस है और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये पास्ट पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स के अंदर जो है वो आते रहे हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें भी ये तीनों क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। कहता है इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल इन सेंटीमीटर्स व्हाट इज इक्विवेलेंट यूनिट इन एसआई। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट यूनिट क्या है। तो याद रखना है कि जो हमारे पास मेजरमेंट सेंटीमीटर के अंदर है तो इक्विवेलेंट ये इक्विवेलेंट ही होगा एसआई सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो मिलीमीटर नहीं हो सकता, सेंटीमीटर होगा, डेसीमीटर भी नहीं हो सकता, माइक्रोमीटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंटीमीटर जो है ये बाकी तमाम यूनिट्स के साथ इक्विवेलेंट होता है। इसके साथ हम एक फैक्टर जो है वो ऐड करते हैं।
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम को इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला ऑप्शन है एसआई इज अ कोहेरेंट सिस्टम विद इजी कन्वर्जन बिटवीन द यूनिट्स, कि ये कोहेरेंट सिस्टम है और आप आसानी से यूनिट्स के दरमियान में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सेंटीमीटर से आप मीटर में जा सकते हैं, मीटर से डेसीमीटर में। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे यूनिट के अंदर। एसआई वाइडली एक्सेप्टेड ग्लोबली यूनिट प्रमोटिंग साइंटिफिक कम्युनिकेशन, ये जो एसआई सिस्टम है ये वाइडली पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाला है और ये साइंटिफिक कम्युनिकेशन को आसान बनाता है। एसआई यूनिट्स आर बेस्ड अपॉन इजीली मेजरेबल नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो ये खास किस्म के जो इजीली मेजरेबल नेचुरल फिनोमेना यानी जो आसानी से मेजर होने वाले कुदरती अवामिल हैं उनके ऊपर बेस करता है। तो इसका ऑप्शन तमाम ही ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। डिराइव्ड यूनिट्स इन द एसआई सिस्टम आर क्रिएटेड बाय द कंबाइनिंग, जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ये कंबाइन किए जाते हैं ओनली फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके, ओनली बेस यूनिट्स को यूज करके, बेस यूनिट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस या डिराइव्ड यूनिट्स देमसेल्फ। तो ये बेस यूनिट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए इस्तेमाल करके हम डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। लाइक एरिया का डिराइव्ड यूनिट होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब इसके अंदर जो है वो लेंथ को लेंथ के साथ ही मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। प्रीफिक्स जो किलो है और सेंटी जो है 1/100 इन द एसआई सिस्टम अलाउ अस टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये दोनों हमें किस बारे में बताते हैं। वेरी पहला ऑप्शन है वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज कन्वीनियंटली, यानी हम इनसे बहुत बड़ी क्वांटिटीज या बहुत छोटी क्वांटिटीज आसानी से बयान करते हैं। डिफरेंट बेस यूनिट्स फॉर सेम क्वांटिटी, या ये डिफरेंट बेस यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सेम क्वांटिटी के लिए। डिराइव्ड यूनिट्स स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक साइंटिफिक फील्ड, तो ये जो यूनिट्स होते हैं ये सिर्फ स्पेसिफिक होते हैं साइंटिफिक फील्ड के लिए, तो हम इनको डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, बाकी तमाम ऑप्शंस जो हैं वो इस स्टेटमेंट का साथ नहीं दे पा रहे। आगे हमारे पास ऑप्शन नंबर 5, द सीजीएस सिस्टम इज अ हिस्टोरिकल सिस्टम unit system predating the SI system is primarily based upon the units of, तो CGS C mean सेंटीमीटर, G mean ग्राम्स और S mean सेकंड। तो मीटर किलोग्राम और सेकंड ये तो नहीं है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड ये है, फुट पाउंड सेकंड ये भी नहीं है, और नन ऑफ अबव। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास है MKS सिस्टम। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे पास सिस्टम है दिस इज कॉल्ड FPS सिस्टम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 6, द FPS सिस्टम used for the some countries is based upon the units commonly used in, तो कहता है जो FPS सिस्टम है वो कुछ कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है इज बेस्ड अपॉन यूनिट्स कॉमनली यूज्ड इन, वो किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी यूज होते हैं, एवरीडे लाइफ के अंदर भी यूज होते हैं, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के लिए भी यूज होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक आएगा, तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक आएगा। Which of the following quantities derived in unit in the SI unit system, बताना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो डिराइव्ड है। अगर हम देखें मीटर, मीटर बेस यूनिट है, किलोग्राम भी बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है, जबकि न्यूटन जो है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि 1 न्यूटन जो है ये बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब इसमें जो चीज़ यूज हुई है वो मैस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो है ये हमारे पास लेंथ यूज हुई है। ठीक है, और तीसरी क्वांटिटी अगर आप देखें तो वो हमारे पास टाइम इस्तेमाल हुआ है। तो यानी हमने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक यूनिट को डेवलप किया है जिसका नाम है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, आगे है हमारे पास द SI यूनिट फॉर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर तो नहीं है, ये तो लेंथ का है। ठीक है, जो मीटर है ये किसका यूनिट है, लेंथ का। किलोग्राम ये यूनिट है मैस का। ठीक है, तो कैंडेला जी हाँ ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा ठीक। और सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आगे है 9 MCQs। व्हेन चूजिंग अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज। तो पहले क्या हम रीजनल प्रेफरेंसेस करते हैं? तो नहीं, ठीक है। जब हमने सिस्टम को इस्तेमाल करना होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको यूनिवर्सली यूज़ कर सकें। तो रीजनल प्रेफरेंस है तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। एवरीडे कन्वीनियंस, हाँ ये हो सकता है। फिर आगे देखते हैं। साइंटिफिक प्रेसिजन एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसका आएगा साइंटिफिक प्रेसिजन एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो और ये एक अच्छा यूनिट सिस्टम हो जिसके अंदर हम अपनी मेजरमेंट्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकें। ऑप्शन नंबर डी है नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल इन द यूनिट सिस्टम, तो वो हम नहीं देखते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक आएगा। अब हम लास्ट पे चलते हैं, वो है द किलोग्राम द ओनली बेस यूनिट डिफाइंड बाय द फिजिकल ऑब्जेक्ट इज बेस्ड अपॉन द mass ऑफ, ठीक है। तो ये किसके मैथ पे एक्सप्लेन किया गया था? अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये देखा तो इस पे नहीं था, ठीक है। जब आपने मैथ को डिफाइन किया था तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर पे डिफाइन नहीं था, तो ये गलत है। द अर्थ के ऊपर भी नहीं था। द प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर, जी हाँ, तो आपने कहा था कि जो प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर है जिसमें 90% प्लेटिनियम और 10% इरिडियम है, अगर उस सिलेंडर का डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर हो और उसकी हाइट भी 3.9 सेंटीमीटर हो, तो उस सिलेंडर का जो मैस होगा वो 1 kg के बराबर होगा। एवरेज ह्यूमन वेट तो ये भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि हर बंदे का वेट डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब